जय हिंद दोस्तों क्वाड बहुत ही जिसे कहते हैं कि इच्छाओं के साथ, बहुत ही आकांक्षाओं के साथ एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर 4 बड़े देश और जिनको नाम तो भले ही दिया गया कि जो इंडो पैसिफिक के अंदर जितना भी प्रॉस्पेरिटी है उसे मेंटेन रखना, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करना और इस तरीके की बढ़िया बातें बताई गई। लेकिन कहीं पर भी उसको मिलिट्री ग्रुप या मिलिट्री अलायंस की फॉर्म में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि भारत जैसे देश, खासकर भारत को क्वाड से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, या यूं कहें कि क्वाड के मामले में भारत के अंदर बहुत ज़बरदस्त लेवल पर प्रोजेक्ट किया गया इस मामले को कि क्वाड जो है वो चाइना के अगेंस्ट भारत को खड़े होने में बड़ी मदद करेगा या जो भी है। लेकिन मैंने उसमें उस समय पर एक आशंका, या मेरे जैसे बहुत सारे या मेरे से जो सीनियर है उन्होंने एक आशंका उस टाइम पर जताई थी कि क्वाड बन तो रहा है लेकिन क्या भारत अमेरिका की बी टीम बनकर रहने के लिए तैयार रहेगा, और तब क्या होगा जब एक नए देश उसमें जुड़ना शुरू होंगे और ये क्वाड का नाम बदला जाएगा या कुछ भी होगा। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं क्योंकि इस समय पर साउथ कोरिया से खबर आ रही है कि साउथ कोरिया में नए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और युन सुक योल जो हैं वो नए प्रेसिडेंट बने और इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ऑफ साउथ कोरिया कहा जा रहा है क्योंकि इनकी हरकतें, बिहेवियर, काम करने का तरीका, पावर्स को चैलेंज करने के तरीके से लेकर हर मामले में ये काफ़ी हद तक ट्रंप से मिलते जुलते हैं। और ये अगर आ जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने खुलकर क्वाड के अंदर शामिल होने की अपनी एक इच्छा जताई है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सरदर्द बन सकती है। तो इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि असलियत में क्वाड जो है वो उनके क्वाड में शामिल होने से क्या भारत पर किसी तरीके का असर पड़ेगा या क्वाड को अपग्रेड करके असर पड़ेगा या क्वाड अभी जिंदा है या मर गया। इस सारी सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें। और दूसरी बात दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, वीडियो देखकर आप बिना सब्सक्राइब करे अगर निकल लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 60%, हालांकि और चैनल्स के कंपैरिजन में मेरा जो व्यूअरशिप है या ये जो रेशो है ये बहुत अच्छा है कि भाई 60% जो लोग हैं अभी भी, वरना कईयों को तो 85% वगैरह भी देखा हुआ मैंने, तो 60% के करीब जो लोग हैं वो भाई बंधु हमारे जो हैं वो वीडियो देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। तो यार थोड़ा सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है या मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा, अगर आप IAS PCS की तैयारी करते हैं दोस्तों तो आप लोगों के लिए हमारा ये NCERT कंसेप्टर बैच जो है वो एक रामबाण दवा सिद्ध होगा, क्योंकि IAS PCS या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका सीधा मतलब ये है कि आपके NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए। लेकिन बच्चे इसी NCERT के कंसेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से सबसे ज्यादा डूबते हैं, फेल होते हैं। इसीलिए हमारा ये बैच हमने स्टार्ट किया है, NCERT कंसेप्टर बैच। किसी भी क्लास का, 6ठी से 9वीं से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं किसी भी क्लास का स्टूडेंट इस NCERT की क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी जो भी इंसान IAS PCS एग्जाम देने का सपना लेकर बैठा है उन सबके लिए बहुत ही बेसिक कोर्स है, बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का। ये आपके स्कूल में, कॉलेज में, बेसिक एंट्रेंस में, कहीं पर भी, यहां तक कि CUET, सब जगह पर ये बेसिक कोर्स काम आएगा। 500 रुपीज पर मंथ इसकी फीस रखी है NCERT के कंसेप्टर बैच की। आप जल्दी से जल्दी या तो हमारी स्टडी टेबल ऐप को डाउनलोड करें या फिर इस नंबर पर कॉल करके
फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 9991119407 है। दूसरा, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET प्रोग्राम का एंट्रेंस देना चाहते हैं अगले साल, तो टारगेट 2023 हमने तैयार किया है। इसमें आपके तीनों के तीनों पेपरों की तैयारी करवाई जाएगी और ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये आपको यहां पर काम आएगा। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इन कोर्सेज के लिए कांटेक्ट करें ताकि आगे आपको सहूलियत हो। और तीसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए द हिंदू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप कुछ ना करें, हमने द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस का सेशन रखना शुरू किया है। जल्दी से जल्दी आप हमारी ऐप स्टडी टेबल जो है उसे डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसकी स्टडी, मतलब उसका पूरा का पूरा हम डिस्कशन किया करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हें भी और एडिटोरियल भी। तो ये आपका एक पार्ट जो इंफॉर्मेशन थी। तो अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है क्वाड। क्वाड असलियत में बना क्या था? क्वाड एक ऐसा ग्रुप, असलियत में चाइना जब ग्रो कर रहा है तो उसके एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ यहां पर ऑस्ट्रेलिया, इधर अगर देखा जाए तो अमेरिका, और इस अमेरिका के साथ यहां जापान मौजूद है। असलियत में इन चारों को आपस में जोड़ने के बाद एक क्वाड बना। यहां अगर आप इसे मैप पर देखेंगे तो आपको इस क्वाड की पूरी लोकेशन या ज्योग्राफी समझ में आती हुई नजर आएगी कि असलियत में यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ ये अमेरिका, और इधर ये देखा जाए तो जापान, और इधर इंडिया। अगर इन चारों को हम इस तरीके से मिला देते हैं तो चाइना के चारों तरफ एक घेरा बन गया है, और इस घेरे के अंदर इसमें एक सुपर पावर इंडिया जो अपने आप में मिलिट्री सुपर पावर है, दूसरी तरफ अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर है, जापान अब मिलिट्री को दोबारा से री एनर्जाइज कर रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया भी। ये चारों के चारों देश इकट्ठे होते हैं और क्वाड बनाते हैं। अप्रॉक्सीमेट 2008 से इसकी शुरुआत हुई। 2015 के अंदर ये काफ़ी अच्छे लेवल पर आगे बढ़ने लगा, और 2019-20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी जब इसमें सीरियसली जुड़ गया तो ये क्वाड कंप्लीट हुआ। इसका अगर डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव देखें तो इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर प्रॉस्पेरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, और जो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने का या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे रखे गए हैं। लेकिन कहीं पर भी डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ये नहीं है जिसके अंदर ये कहा जाए कि ये किसी तरीके का कलेक्टिव सिक्योरिटी का कोई पार्ट है। बस वो एक अलग मैटर है कि दुनिया के जो जियोपॉलिटिशियंस हैं वो खुलकर इसको ये देख रहे हैं कि ये अमेरिका की एक चाल है जिसके अंदर क्वाड चाइना को घेर कर उसके एरिया के अंदर कंटेन करने की कोशिश है। क्योंकि चाइना एक तरफ अगर आप देखते हैं तो साउथ चाइना सी के अंदर दबाव बना रहा है, वहाँ लगभग 90% साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ताइवान है, इस ताइवान के ऊपर क्लेम किया जा रहा है, और यहाँ इस ईस्ट चाइना सी के अंदर भी काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ चाइना की हेजमनी क्रिएट हो जाती है या यहाँ पर चाइना की हेजमनी एस्टेब्लिश हो जाती है तो ये जो पुराना या यूं कहें इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट है, इस पूरे ट्रेड रूट के ऊपर चाइना अपना दावा ठोकता हुआ नजर आएगा और यहाँ किसी को भी इस इलाके में जीने नहीं देगा अपनी बदमाशी के चलते। ये क्लियर वर्ड्स हैं, मतलब क्लियर वे में एक डिक्लेयर्ड पार्ट है जिसको आपको देखना है। इसीलिए इसी लेवल को मेंटेन करने के लिए या यहाँ पर अपनी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए क्वाड को डेवलप किया गया या क्वाड को डिक्लेयर करके ये कहा गया कि ठीक है यार, ये जो क्वाड है ये डेवलप किया जा रहा है।
लेकिन यहाँ क्वाड को अगर पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसे किसी भी तरीके से कोई मिलिट्री ग्रुप या मिलिट्री अलायंस की फॉर्म में क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया या क्यों नहीं इसको बनाया गया। मोटे तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा पेच इंडिया की फॉर्म में है। इंडिया एक ऐसा देश है इस क्वाड का अलाय जिसका एक बड़ा हिस्सा, जिसकी मिलिट्री पावर का या मिलिट्री सप्लाईज का बड़ा हिस्सा जो है मिलिट्री परचेजेस का, वो रशिया से आता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया अमेरिका के साथ चला जाता है तो हमारे लगभग 80% डिफेंस इक्विपमेंट्स सीधे तौर पर किसी काम के नहीं रहेंगे। दूसरा, हमारे को इन मिलिट्री सप्लाईज के लिए सीधे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा। और अमेरिका की एक बुरी आदत है, शुरू में ये अलाय बनाते हुए देर नहीं लगाता और लगभग बड़े अच्छे वादे करने की कोशिश करता है, लेकिन जब अमेरिका के इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं या अमेरिका के इंटरेस्ट्स उस लेवल पर नहीं होते जो किसी भी टर्म्स कंडीशंस को या रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हुए बनाए गए थे, तब अमेरिका उन टर्म्स कंडीशंस को तोड़ते हुए, उन रिलेशंस को तोड़ते हुए देर भी नहीं लगाता और अपने वादे को खिलाफ होते हुए भी देर नहीं लगाता। इसका बेस्ट एग्जांपल टर्की के साथ है कि टर्की को F-16 एयरक्राफ्ट्स दिए गए और टर्की ने जब थोड़ा सा अमेरिका से बाहर हटकर कुछ करने की कोशिश करी, टर्की को F-16 एयरक्राफ्ट्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सप्लाई करने से अमेरिका ने साफ तौर पर मना कर दिया। वही काम अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ भी किया और बहुत सारे देशों के साथ अमेरिका ने ऐसा ही कुछ किया हुआ है। यानी असलियत में वार्स मतलब वेपन्स और एम्यूनिशन की जो सप्लाई है, खासकर वेपन्स की जो सप्लाई है, वो अमेरिका का एक टैक्टिक है डिप्लोमेसी का, और किसी भी देश को अपने ऊपर डिपेंडेंट करके उसके सारी सिस्टम को अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना अमेरिका की एक पॉलिसी है। इंडिया इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और यही रीजन है कि जब क्वाड बन रहा था तो इस क्वाड के नाम पर जब सिस्टम एस्टेब्लिश हो रहा था तो इंडिया ने ये कहा कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर इस एरिया की प्रॉस्पेरिटी से लेकर ट्रेड से लेकर सब चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी ये कह रहा है कि हम इस एरिया के अंदर किसी भी तरीके से एक तरीके का मिलिट्री अलायंस बना लें तो वो नहीं बनाने वाले। क्यों? क्योंकि इससे सीधे तौर पर अमेरिका के खेमे में या अमेरिका का पार्टनर बनना या अलाय बनना सीधा मतलब है कि रशिया को खुले तौर पर नाराज करना। और अगर हम अमेरिका और इस तरीके के अलाय को, जो क्वाड को सीधा एक मिलिट्री अलायंस या यूं कहें कि सीधे तौर पर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी की फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे, तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि इंडिया को दुनिया के दूसरे हिस्सों में बिना किसी मतलब के या बिना किसी मामले के, क्योंकि दूसरे देश ने लड़ाई करी और उस लड़ाई के चलते हमें इन्वॉल्व होना सीधे पड़ जाएगा। और ऐसे में हो सकता है कि पता लगा लड़ाई है जापान की चाइना से और हम अपने मामले को डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को मजबूरी में क्योंकि ठेका ले रखा है, क्योंकि दोस्ती का वादा कर रखा है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, तो हमें हर हालत में उससे लड़ना ही पड़ेगा। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि गली का एक बदमाश है और उस गली के बदमाश से लड़ने के लिए गली के 4 ताकतवर लोग, जो भले ही अकेले उस बदमाश से ना लड़ें लेकिन चारों जब इकट्ठे हों तो वो उसको पीट सकते हैं, वैसा एक ग्रुप बना लिया। लेकिन उस ग्रुप को के अंदर शामिल होने का फायदा तो ये है कि अगर आप उस ग्रुप में शामिल हैं तो गली का जो सबसे बड़ा बदमाश है वो अगर लड़ेगा तो चारों मिलकर उसे मारेंगे, और उस बदमाश को ये चीज पता है, इसलिए वो आजकल घबरा रहा है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पार्ट भी है। नेगेटिव पार्ट ये है कि अब क्योंकि आप उस 4 के गैंग में शामिल हो गए हैं, इसलिए
अब उन चारों में से कोई भी कहीं भी किसी से भी लड़ेगा तो आप पर हमेशा दबाव बना रहेगा कि आप कुछ भी करके उस अपने गैंग के मेंबर्स का सपोर्ट करें, क्योंकि आपने कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी साझा सुरक्षा की हां भर ली है। अगर आपने कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी साझा सुरक्षा की हां भर ली है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने मामले को खराब यहां पर कर दिया है। अब है क्या मामला, यह समझिए। इधर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहां इंडिया ने साफ मना कर दिया। वही सीधी सी बात है, आप सोचकर देखिए, रशिया के मामले में ऐसा ही हुआ। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज खुलकर इंडिया के ऊपर दबाव बनाने में लगी हुई हैं कि आप कैसे भी करके रशिया को अपोज करो, रशिया को क्रिटिसाइज करो और उसको ये उसके बारे में ये कहो कि रशिया ने जो कुछ किया वो गलत किया और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये जब सिचुएशन आ जाती है यहां पर, तो ऐसे में इंडिया के ऊपर एक प्रेशर था। अगर इंडिया इंडिया इस सिचुएशन से बच के निकल पाया, क्योंकि इंडिया ने कहीं पर भी किसी के साथ किसी तरीके का कोई वादा नहीं कर रखा था कि अगर कल को लड़ाई होती है तो मैं सपोर्ट करूंगा ही करूंगा, या किसी तरीके के कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं कर रखे थे। और यही एक रीजन था कि इंडिया ने अपनी बात पर अटल रहते हुए किसी भी सिचुएशन में रशिया की बुराई नहीं करी और अमेरिका पैर पीटते हुए रह गया। लेकिन अब यहां क्वाड के मामले में जो भी था, और यही एक रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर AUKUS ऑकस जो डील थी वो साइन करी यूएस के साथ, यूके के साथ। यूएस की इंटरमीडिएटरशिप के अंदर बिचौलिया यूएस था और उसमें यह कहा गया कि 8 न्यूक्लियर या 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया बनवाएगा ब्रिटेन से। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि अब ऑस्ट्रेलिया भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब क्वाड इंडिया के लिए टेंशन इसलिए बन गया है दोस्तों कि यहां अगर आप देखें तो साउथ कोरिया में अभी अभी इलेक्शन हुए और इलेक्शन के अंदर सुन युक योल जो है, युन सुक योल, जो अब कोरियन नेम है, थोड़ा बोलने में समस्या हो रही है, वो जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 2 बहुत अहम घोषणाएं की। पहली बात, बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप जैसा, यानी एक सांड की तरह फालतू बोलेगा और टक्कर मारेगा। सांड की तरह फालतू बोलोगे और टक्कर मारेगा, साफ सी बात है। और दूसरी चीज यह है कि कोरिया का, भाई जैसे इंडिया और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा है, कोरिया का नॉर्थ कोरिया से 36 का आंकड़ा है। और नॉर्थ कोरिया तो पाकिस्तान से भी 2 कदम आगे उस इलाके के लिए एक सरदर्द है, जो खुले तौर पर यह कहता है कि मेरे पास मिसाइल है, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैं अमेरिका तक को नहीं छोड़ने वाला। अगर अमेरिका ने पंगे लिए तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि किम जोंग उन जो है वो अपने आप में एक सरदर्द है उस इलाके के लिए। और ऐसे में जो मून जे इन जो थे वो काफी हद तक पढ़े लिखे, समझदार और बहुत ही पोलाइट थे इस मामले में कि किम जोंग उन से अगर बात करनी है तो उसे थोड़ा शांति के साथ बात की जाए, रिलेशंस को मेंटेन करके बात की जाए। लेकिन ऐसे में क्या होता है रिलेशंस को मेंटेन करने में कि सामने वाला जब कनिंगनेस पे आ जाए और वो आपकी बातचीत का फायदा सिर्फ टाइम गेन करने में ले कि भाई इससे मुझे सिर्फ टाइम बचाना है और अपनी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। किम जोंग उन ने मून जे इन से यही फायदा उठाया, जिसकी वजह से अब साउथ कोरिया के लिए टेंशन क्रिएट हो गई कि जो नॉर्थ कोरिया है उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अब साउथ कोरिया के अंदर एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा आ जाए जो नॉर्थ कोरिया को किसी भी मामले में हल्के में लेने की तैयारी में ना हो और जिसे कहते हैं सीधे सीधे उसको टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन में आ जाए। इसका मतलब यह है कि किम जोंग उन ने 1 गोली चलाई तो यहां युन सुक योल ने 4 चलाई और कहा कि अब बोल।
ऐसी सिचुएशन में आप एक वर्ज ऑफ वॉर पर हमेशा बने रहते हैं। जब आप वर्ज ऑफ वॉर पर बने रहते हैं तो किसी भी समय पर युद्ध छिड़ सकता है। इसका मतलब जैसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में लड़ने लगेंगे, चाइना को खुला सपोर्ट है नॉर्थ कोरिया का, और युन सुक योल जो है वो चाइना को ओपनली क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि तुम जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे हो वो असलियत के अंदर एंटी साउथ कोरिया एक्टिविटीज हैं और इसके लिए तुम्हें भी पनिश किया जा सकता है या तुम्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। वो ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर बड़े नंबर के अंदर अमेरिकन आर्मी है, बड़े नंबर में अमेरिकन बेसेस हैं, और अमेरिका अगर, और एक तरीके का पैक्ट भी है कि कल को चाइना किसी भी मामले में साउथ कोरिया पर हमला करता है तो सीधा सीधा अमेरिका उससे जाकर लड़ेगा। अब ऐसे में साउथ कोरिया क्लियर वर्ड्स में कह रहा है कि मुझे भी क्वाड का मेंबर बनना है। अब यहां सिचुएशन को समझिए। इंडिया और चाइना के जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक पीसफुल टॉक्स की फॉर्म में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, 19 बार 20 बार बातचीत हो रही है और किसी भी तरीके से फिस्ट फाइटिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो खुले तौर पर हमारे यहाँ 62 या 69 के बाद युद्ध के फॉर्म में गोलीबारी नहीं हुई है, और एक तरीके से किसी भी मामले को हम बातचीत से हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे एक टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को जो चाइना से बातचीत करके युद्ध टाल के जो टाइम मिल रहा है उसको हम इंडिया की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। लेकिन हो यहां पर यह रहा है कि असलियत में ये कि साउथ कोरिया अगर अमेरिका के साथ शामिल हो जाता है या क्वाड में शामिल हो जाता है तो अब ये, हालांकि क्वाड जो है वो 5 मेंबर्स का कोई भी नेम या जिसे भी कहते हैं वो सारा जो मामला है वो बन जाएगा, समझे, 5 फ्रेंड्स या कुछ भी जो भी मामला है वैसा ही कुछ एक नाम नया दे दिया जाएगा। लेकिन असलियत में इन 4-5 के ऊपर एक दबाव रहेगा या खासकर इंडिया पे दबाव रहेगा कि इंडिया जो काम डिप्लोमेटिकली कर रहा है उसे वॉर की फॉर्म में करना पड़ेगा। इसका फायदा ये जरूर है कि चाइना अगर किसी भी मामले में बोलेगा तो सीधा सीधा 5 के 5 उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन पहली बात, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका सीधे तौर पर इंडिया की रक्षा के लिए या इस मामले में रक्षा के लिए आएगा। या दूसरी तरफ ये भी, क्योंकि यूक्रेन के अंदर हमने देख लिया, जॉर्जिया में भी हमने देख लिया, अफगानिस्तान में भी अमेरिका और इन जो नाटो कंट्रीज हैं इनको देख लिया। शॉर्ट में ना तो अमेरिका यहां पर आने वाला और अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं है, और दूसरी बात, अमेरिका अगर आने की बात कर भी लेता है और हमारे को बाउंड कर लेता है तो इसका सीधी कॉस्ट रशिया के साथ हमारे जो मिलिट्री रिलेशंस है उन्हें खत्म करने की कीमत पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो कि रशिया की तरह ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते और दूसरा वो कहीं ज्यादा महंगे इक्विपमेंट्स हैं एज कंपेयर टू रशिया। ऐसे में इंडिया को अपना मजबूरी में सही लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होते रहना हो जाना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो भारत की विदेश नीति के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा। तो ऐसे में भारत की लगातार सरदर्दी बढ़ रही है कि अगर पहली बात तो इंडिया के क्वाड के मामले में अमेरिका और बाकी देशों के साथ किसी तरीके के कोई रिलेशंस ही फिक्स नहीं है, और अगर रिलेशंस फिक्स हो भी जाते हैं और साउथ कोरिया जैसा कोई भी देश क्वाड में शामिल होता है तो जितने ज्यादा मेंबर्स शामिल होंगे उतने ज्यादा इनके डिस्प्यूट्स के मामले बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर आप देख लेंगे तो क्वाड के अंदर जितने भी देश हैं उन सबका किसी ना किसी देश से और खासकर चाइना से किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई रिलेशन पक्का पंगा है, क्योंकि साउथ कोरिया भी कोरियन सी के मामले में लड़ रहा है, जापान ईस्ट चाइना सी के नाम पे लड़ रहा है, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ताइवान, ये सारे के सारे चाइना से किसी भी मामले में लड़ रहे हैं। और अगर ये मामला इस तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये ग्रुप जो है वो एक छोटा सा स्पार्क
पूरे के पूरे एरिया को जलाते हुए देर नहीं लगाएगा। हालांकि लड़ने से डर नहीं है और दूसरे के मामले में भी बोल लिया जाए, लेकिन उसकी टर्म्स कंडीशंस क्या होंगी ये अभी फिक्स नहीं हो पाया और इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस उतने ज्यादा कॉर्डियल नहीं हो पाए जितने अमेरिका के यूरोपियन कंट्रीज के साथ है। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका अगर यूरोपियन कंट्रीज को भी सही ढंग से रख रहा है तो वो आपकी गलत फहमी है। जो यूक्रेन क्राइसिस है उसमें अगर सबसे ज्यादा कीमत किसी को चुकानी पड़ रही है यूक्रेन के बाद तो वो यूरोप के नाटो मेंबर्स हैं, जिनको रशिया का डर दिखाकर अमेरिकन कंपनीज लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनीज लगातार अपने अलग अलग वेपन्स अच्छी खासी कीमत पर बेच रहे हैं और जबरदस्त लेवल पर पैसा कमा रहे हैं। एक देश को जलाने की कीमत पर अपनी पॉकेट्स भरना कोई अमेरिकन कंपनीज से सीखे और अमेरिकन कंपनीज ये बाखूबी कर रही हैं। तो इसलिए इंडिया को ये सब काम सोच समझ के करने पड़ेंगे। एक एक कदम खासकर अमेरिका के मामले में फूक फूक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया एक ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है और अमेरिका एक धूर्त देश है जो कभी किसी का दोस्त हो नहीं सकता। उसके खुद के फॉरेन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका एक स्टेटमेंट बहुत मशहूर है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इज इंटरेस्ट। जब तक इंटरेस्ट है तब तक हमारे दोस्त हो, नहीं है तो बाद में बात करेंगे। और अगर हमारा इंटरेस्ट आपसे लड़ाई में है तो हमें कोई देर नहीं लगेगी आपसे लड़ने में। यानी सारा मामला सिर्फ इंटरेस्ट का है। इस लेवल के देश से किसी भी तरीके की यारी दोस्ती ज़्यादा रखना बहुत ज़्यादा खतरों से भरा हुआ है। अब आगे इंडिया इस मामले में क्या करता है, किस हद तक जाता है या किस तरीके से इंडिया को ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।